ओके, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस का मॉड्यूल है एसी सर्किट का। जो भी डाउट होगा तुम्हें बताना है, मैं मार्क कर लेता हूँ पहले। डिस्कस शुरू से करूंगा या पीछे से कर दूंगा? 1 to 4, 5। 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताओ? वो ऐसे ही देखो सर बताता वो हूँ। इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब है? इफेक्टिव आरएमएस का मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट को ही बोलते हैं आरएमएस करंट। तो तुम्हें आरएमएस करंट निकालना है इन दोनों का सम का। कहा ना कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट। तो देखो रिजल्टिंग करंट क्या होगा? रिजल्टिंग करंट होगा, दिस लेंथ इज ए एंड दिस इज करंट इज बी साइन ओमेगा टी। दोनों को जोड़ दो तो दिस विल बी ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। अब तुम पूछ रहा इसका आरएमएस करंट बताओ, इसका आरएमएस करंट बताओ, इस आई की आरएमएस वैल्यू बताओ। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आरएमएस होती है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर का एवरेज, ये होता है। अब तुम क्या करो, यहाँ पे आई स्क्वायर निकाल लो। आई स्क्वायर निकालना है से तो बनेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इस पे तुम एवरेज लगा लो, इस पे तुम इस पूरे फंक्शन पे एवरेज लगा लो। तो जब एवरेज इस पे लगेगा ऐसे ऐसे, तो फिर आई स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा, आई स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही होता है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज याद करो 1/2 बता चुका हूँ। तो 1/2 इस 2 को कट कर देगा, फिर बना देगा ए बी। अब इसकी वैल्यू उठा के प्लस कर दो तो आंसर जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सही है सब? यस सर। समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 6 बताता हूँ, 7, 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, सर 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 13। 13, यस सर। 14, 15, 16, 15, 6। सर ये वाले जो क्वेश्चन थे इनमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मतलब कोई बात नहीं हो रहा है। 16, 17, 18, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 22, 22, 3, 4, पार्ट 2। अब पार्ट 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड लेके चल रहा हूं दोनों का। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है a current take current of 3 ampere at a power factor of 0.6 lagging with the connected to the 115 volt 50 hertz supply and the circuit take a current of 5 ampere at a power factor of 0.07 leading when connected to the same supply in the two circuit connected in the series across 230 volts 50 hertz calculate the current। देखो सर्किट बनाते हैं। अच्छा, पावर फैक्टर में लैगिंग हो रही है, पावर फैक्टर ऑफ लैगिंग। लैगिंग का मतलब यह है कि कॉस थीटा निगेटिव जा रहा है। तो मान लो रेजिस्टेंस है और एक्सेल को तुम ऊपर दिखाते हो और एक्सी को तुम नीचे दिखाते हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्किट टेक 3 एम्पियर पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लैगिंग व्हेन कनेक्टेड टू द 115 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। Another circuit take 5 ampere at power factor of leading when connected to the same supply.
the two circuit connected to the series. ठीक है, लैगिंग का मतलब ये है कि एक्सी ज्यादा है एक्सेल से तो नीचे को आ रहा है, और लीडिंग का मतलब ये है कि एक्सेल एक्सिस ज्यादा है तो ऊपर को जा रहा है। और जो पहला एंगल आ रहा है 0.6 है, फिर 0.07 है। चलो क्वेश्चन के डायग्राम्स बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है एक एक करके। ये जो है अगर ये थीटा 1 है तो cos थीटा 1 की वैल्यू जो आ रहा है दिस वन इज पावर फैक्टर ऑफ 0.6, ये 0.6 है, ठीक है। अच्छा ये एम्पिडेंस होता है Z, तो यहां से लिख सकते हैं cos थीटा 1 इज इक्वल टू R अपान Z1 लिख लो, R अपान Z1, क्वेश्चन नंबर 1। और जो करंट है 3 एम्पियर का करंट है, क्वेश्चन में कह रहा है करंट होता है आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज कितना है 115 वोल्ट का है, 115 वोल्ट एंड डिवाइड बाई आरएमएस वोल्टेज अपान Z1 होता है करंट की वैल्यू। करंट को सिर्फ वी आरएमएस अपान Z होता है, इससे Z1 की वैल्यू हो जाएगी 51617। कोई कैसे दिमाग खराब हो रहा है इसमें, 115 3 एम्पियर, इससे आएगा Z1 इक्वल्स टू 115 अपान 3, अब Z1 आ गया एंड Z1 होता है R स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल बनेगा क्योंकि लैग कर रहा है। अच्छा अगर Z1 यहाँ पे रख दूं तो R आ जाएगा, देखो ऐसा क्वेश्चन इसमें क्यों दे दिया, Z1 यहाँ रखो अगर ऐसा है तो 115/3 यहाँ चला जाएगा, इससे R की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6 0.2 115 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 115 इंटू 0.2, 115 इंटू 0.2 कितना आएगा 23, Yes. R इज 23। Z1 का फार्मूला होता है एम्पिडेंस का R स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। एक्सी कितना होगा, एक्सी होगा ओमेगा सी, ओमेगा की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है दैट इज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम दी गई है, मतलब रिजल्टेंट की फ्रीक्वेंसी वही दी गई है, फाइनल का लीडिंग की फ्रीक्वेंसी वही है, रिजल्ट और जो फाइनल 230 वाला उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी को ओमेगा सबका सेम होगा, तो एक्सी क्या लिख सकते हो ओमेगा सी, इसको एक्सी रहने तो क्या फर्क पड़ता है, एक्सी माइनस एक्सएल इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर। जेड होता है ना R स्क्वायर प्लस रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर इक्वल टू Z1 का स्क्वायर, बनेगा 115/3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगला कह रहा है दूसरे केस में कह रहा है लीडिंग हो रही है, लीडिंग का मतलब ये इस तरीके से होगा एक्सएल माइनस एक्सी ऊपर चला जाएगा और रिजल्टेंट तब ये नीचे आएगा, ऊपर को जाएगा, और ये एंगल दिया गया है लीडिंग का एंगल कितना है 0.07 है। अब 0.07 है कि 0.7 है, अब ये मिसिंग हो सकता है, तो यहां से cos थीटा लिखोगे थीटा 2 इज 0.7, अब ये प्रॉब्लम हो सकती है 0.07 इज इक्वल टू R तो वही रहेगा, R तो चेंज हो नहीं सकता सर्किट का, R कैसे चेंज, R तो वही रहेगा, R तो 23 रहेगा, नहीं ये कोई दूसरी सर्किट है, अनदर सर्किट। सर R दूसरा सर्किट है ना, R दूसरा।
दूसरा लगेगा कि आर अलग से निकाले। तो इससे तो फिर इसका रेजिस्टेंस तुम्हें R1 मानना पड़ेगा। और फिर इसका XC XL भी अलग अलग होगा। ये और इसको R2 तुम्हें मानना पड़ेगा। इससे R2 अपान क्या बनेगा, ये Z2 बनेगा। और फिर करंट कितना दिया गया, द करंट इज 5 एम्पियर। तो 5 को लिखोगे तो वोल्टेज कितना था, 115 वोल्टेज 115 ही था। सर 230 नहीं सेम सप्लाई ये वोल्टेज 115 डिवाइड बाई सेम है सर 115। Z2 होता है। तो इससे Z2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 10 5 15 23। Z2 23 आ गया। और 23 यहाँ पर रख दोगे, 23 तो R2 आ जाएगा। R2 कितना आएगा देखो तो, इसको यहाँ पे तो पढ़ा ही नहीं होना चाहिए। 1.5 तो हमने क्या किया, यहाँ पर रखा R2 अपान 23। तो R2 कितना है बताओ तो, 1.6 आ गया। और Z2 का स्क्वायरिंग करोगे तो मिलेगा 1.6 का स्क्वायर प्लस XC डबल डैश माइनस XL डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 ये बनेगा। दोनों को जब एक साथ लगा दोगे तो, दोनों सर्किट को एक साथ लगा दोगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, करंट। करंट की वैल्यू आएगी, वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, एंड डिवाइड बाई एम्पिडेंस Z। और Z कितना आएगा, Z में ये दोनों ही रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज में जाएंगे। बनेगा 1.6 प्लस 23 का होल स्क्वायर प्लस एम्पिडेंस में XC XC एक साथ आ जाएंगे तो क्या बनेगा, XC डबल डैश प्लस XC डैश माइनस, इसको जोड़ोगे तो बनेगा ब्रैकेट में XL डबल डैश प्लस X डैश L का होल स्क्वायर। ये आएगा तुम्हारा करंट यहां से। तो 230 डिवाइड बाई इतना लिखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे आया, एक और बार समझा दीजिए। आई अरे सीरीज में आ गया ना, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया। अगर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ यस गया, सर। इस तरीके से रेजिस्टेंस हो गया और कैपेसिटेंस ऐसे बन गया, इंडक्टर्स ऐसे ले लो। तो ये R1 प्लस R2 नेट रेजिस्टेंस आ गया, R1 प्लस R2 तो R का स्क्वायर एंड प्लस ये दोनों और ये XC है, ये XC रेजिस्टेंस की तरफ से होता है तो इसको तुम जोड़ दोगे। और ये XL भी रेजिस्टेंस की तरफ होता है, इसको जोड़ दोगे। ठीक है, इसे रेजिस्टेंस सीरीज में R1 R2, वैसे इसको सर कैपेसिटेंस तो जब सीरीज में रहता है तो वो उल्टा बिहेव करता है ना, मतलब उसको तो हम लोग रेसिप्रोकल करके ऐड हाँ तो करते हैं ना। रेसिप्रोकल करके ऐड है वो 1 में यही तो होता है, 1/ωc होता है, ये आता है प्लस 1/ωc। तो C रेसिप्रोकेट ऐड है ही है इसमें। ठीक है, अच्छा अब हाँ तुम्हें यस इस सर। वैल्यू को निकालनी पड़ेगी, इस वैल्यू को। तो इसको निकालना पता है कैसे निकलेगा, ये सर रूट है, रूट भी लगेगा। हाँ रूट भी लगेगा वहां पे, ये रूट भी लगेगा। अब ये निकालना आसान है, मुश्किल नहीं है। ये इधर भेज दो, इधर भेज दो इसको 1.6 को, और यहाँ से रूट हटा दो, रूट कर दो। वैसे ही इसको भी 23 को इधर भेज दो, 23 को, ये बन गया। अब इसको इसमें जोड़ दोगे ना तो देखो XC डबल डैश और XC डैश
माइनस एक्सएल डबल डैश और एक्सएल का ये वाली वैल्यू निकल जाएगी इनको जोड़ने के बाद। अब उस जोड़ने के बाद जो ये वैल्यू इस स्क्वायरिंग करके यहाँ पे जोड़ोगे तब जाके वो करंट आएगा। समझ रहे हो कुछ? अब यहाँ से करंट आ गया, इस पार्ट में नहीं होना चाहिए इसको। पावर कंज्यूम जो आएगा, ये जो करंट आया ना दैट इज आरएमएस करंट। तो आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू नेट रेजिस्टेंस लिख दो, R1 प्लस R2। तो R1 R2 तुम्हें पता है, ये आई आरएमएस आ गया पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट में कह रहा पावर फैक्टर बताइए। पावर फैक्टर जो होता है cos फाई दैट इज R अपान Z। तो R1 प्लस R2 लिखेंगे, R और Z, ये जो आया ना यही Z है, ये पूरा Z है, इसको तुम्हें यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, इससे पावर फैक्टर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि इन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड अप्लाई वोल्टेज I बराबर इतना एंड B बराबर इतना, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम द सोर्स एट t इक्वल्स 2/3 सेकंड एंड इट्स एवरेज वैल्यू। तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है V इंटू आई, तो मैं बता ही चुका हूँ। तो वोल्टेज मल्टीप्लाई करो, तो वोल्टेज दिया गया 10V साइन 250 पाई प्लस पाई टी प्लस पाई बाई 3 इंटू 2 साइन 250 पाई टी 2 साइन 250 पाई टी, ये है। इसे भेज दो तो बन गया 20, ये बन गया साइन 250 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन 250 पाई टी, ये बन गया। दिस इज द पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। कह रहा है कि टी बराबर 2/3 सेकंड बताइए। तो पहले पार्ट के लिए क्या करो, टी की जगह पे 2/3 रख दो, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 2/3 रख दो, जो वैल्यू आएगी इंस्टेंटेनियस पावर बन जाएगी। अगला कह रहा है एवरेज पावर बताइए। एवरेज पावर का फॉर्मूला मैं तो बता चुका हूँ, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस डेल्टा आई होता है। वी आर एम एस ये 10 वोल्ट है, इसका आर एम एस वोल्टेज, करंट 2 है, इसका आर एम एस वोल्टेज, इंटू कॉस डेल्टा फाई होता है फेज डिफरेंस, मतलब इस फेज वोल्टेज का फेज और करंट के फेज का डिफरेंस होता है। तो इसमें इसे घटाओगे तो π/3 आ जाएगा, एंड π/3 60 डिग्री, एंड दिस इज आंसर। तो आ जाएगा कितना, √2 से 2 कटेगा, 1/2, आंसर इज 5। आंसर हो गया। डाउट होगा तो बताना जरूर। क्वेश्चन नंबर 9, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 इंटू इतना वोल्ट, अब पार्लियामेंट कैपेसिटर हैज द एरिया इतना, प्लेट इतना, फाइंड द मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज of AC source which can be safety connected to the capacitor। देखो कैपेसिटर में इसकी सेफ्टी कनेक्शन चाहिए, तो कैपेसिटर का ब्रेकडाउन ना हो। कैपेसिटर है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, मतलब इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दिया गया, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इतना वोल्ट पर मीटर है। कह रहा है कि एरिया दिया गया 20 सेंटीमीटर एरिया है, एंड सेपरेशन ये जो है 20 दूरी दैट इज √2 mm है। फाइंड द मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज। कह रहा है कि मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स, इससे मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज कितना दे सकते हो। तो मान लो आरएमएस वोल्टेज भी है, तो इसका जो पीक वोल्टेज आएगा ना, इस सोर्स का पीक वोल्टेज होगा √2 भी आरएमएस पीक वोल्टेज होगा। अगर जब इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप तो यही बनेगा √2 भी आरएमएस, तो √2 भी आरएमएस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बीच की दूरी से डिवाइड कर दोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, दैट इज √2 mm। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस कैपेसिटर, एंड दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁶। सॉल्व तो भी आरएमएस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइंड टू कंज्यूम द 50 वाट व्हेन ऑपरेट एट 110 वोल्ट, इट इज कनेक्टेड टू। जब मीटिंग एंड होती है तुरंत ज्वाइन करना, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर
11. Electric bulb designed to the 55 watt when operate 110 it connected to इतना volt line through a choke coil in series. What should be the inductance of the coil? ये मैं क्लास में करा चुका हूँ क्वेश्चन को। करा है कि पावर होना चाहिए 50 वाट और ऑपरेट वोल्टेज क्या है 110 वोल्ट पे ये ऑपरेट करेगा और इसको कनेक्ट किया जा रहा है 220 वोल्ट सप्लाई से। फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रहा है। व्हाट इंडक्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 इंडक्टेंस पूछ रहा है। तो ये पावर इसमें पावर है रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर साथ में लगा दिया। वोल्टेज सप्लाई क्या है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और पावर 55 है ना 110 तो पावर इक्वल टू होता है अगर इस रेजिस्टेंस का 55 है पावर तो रेजिस्टेंस निकाल लो। फार्मूला में रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा तुम्हें निकाल लेंगे। पावर क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर तो 110 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर कर दो। इससे आर की वैल्यू आएगी बता सकते कितना आएगा आर की वैल्यू 110 के स्क्वायर बाई आर। एनीवे यहाँ से तुम्हें आर मिल जाएगा। और करंट आई आरएमएस चाहो तो निकाल सकते हो किससे भाई वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो या पावर बराबर होता है वी इंटू आई। सिर्फ प्योर रजिस्टर का पावर होता है प्योर रजिस्टर पावर वी इंटू आई तो आई हो जाएगा 2 एम्पियर 110 नहीं पावर बराबर वी आई होगा ना तो ये 1/2 आ जाएगा दिस इज 1/2 एम्पियर करंट आ गया। अब आरएमएस करंट की वैल्यू होती है वी आरएमएस दैट इज 220 डिवाइड बाई सर्किट का एम्पीडेंस जेड होगा √r² प्लस एक्सएल होगा ओमेगा एल ओमेगा आएगा 2πf इंटू एल ओमेगा आ गया दैट इज स्क्वायर। अब यहाँ से आर उठा के यहाँ प्लेस कर दो एल सॉल्व होकर आ जाएगा। जब कॉइल का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था एकदम सेम क्वेश्चन है। 11 बाद क्वेश्चन नंबर 13 A charge ring of mass 50 gram charge 2 coulomb and radius इतना is placed in a smooth horizontal surface. A magnetic field varying with the time इतना in the ring normal to the find the angular speed gain in a time t or 1 second. अच्छा ये क्वेश्चन में बताया तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था इलेक्ट्रॉन ईएमआई में क्वेश्चन था याद करो। यस सर क्वेश्चन में 13 ईएमआई में था मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 15 यस सर कह रहा है कि अब 20 volt 5 watt lamp is used on AC mains 200 volt and 50 by इतना cycles. Calculate the capacitance या inductance to put series to run the lamp. How much pure resistor should be induced in place of above device so that lamp can be rated? Which one is more economically? कैपेसिटर इंडक्टर या रेजिस्टर। देखो बेसिकली हम लोग ना जो यूज करते हैं वो इंडक्टर यूज ही करते हैं इंडक्टर ही यूज करते हैं। जो चोक कॉइल होता है बेसिकली वही यूज किया जाता है रजिस्टर्स वगैरह यूज नहीं किया जाता है इवन कैपेसिटर भी यूज नहीं किया जाता है। बल्ब बोर्ड के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं क्या इंडक्टर। अब कह रहा है फर्स्ट पार्ट कैपेसिटेंस इंडक्टेंस पुट इन सीरीज फिर हाउ मच रेजिस्टेंस एकदम सेम क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है भाई एल निकाल लोगे तो इंडक्टेंस आ जाएगा फिर इसी पे कैपेसिटेंस सी लगा दो तो ये हो जाएगा 2π XC बनेगा और XC क्या बनेगा 1/ωc यहाँ C आ जाएगा। और फिर क्या रहा अगला जब सिर्फ R लगाओगे तो सिर्फ R लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा ये R और R मिला के 2R का स्क्वायर हो जाएगा। आरएमएस निकाल लेना प्लेस करोगे R की वैल्यू अलग से जाएगी। XC तो निकाल ही लिए XC यहाँ के जगह पे क्या लगा दोगे 1/ωc ओमेगा 2πf और R वाले के लिए क्या करोगे आरएमएस करंट निकाल लिए 1/2 एंड जो आया था ये वाला पीक वोल्टेज उसको ऐसे लिखोगे पीक वोल्टेज एंड पीक वोल्टेज अपान नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही लगाओ साथ में तो एक ये वाला R जो कि यहाँ से मिल ही जाएगा यहाँ से और एक और रेजिस्टेंस R1 लगा देना। R तो पता ही है R1 के लिए सॉल्व होकर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो क्वेश्चन नंबर 17 करा वाइल ड्रॉ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड पावर ऑफ 100 वाट फ्रॉम एसी सोर्स ऑफ 110 वोल्ट इतना फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। फिर ये भी क्वेश्चन सिंपल हाँ सर इसमें 15 वाले में एक सर
सर इसमें 15 वाले में एक हाँ, एक टाइम टाइम में या में एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस रखना है ना, या एक इंडक्टेंस, टाइम में एक बार। ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए आंसर में रेजिस्टेंस है। और सर रेजिस्टेंस कब फिर हुआ है रेजिस्टेंस? पहला क्वेश्चन पूछा है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर टू पुट इन सीरीज द रन द लैम्प। तो ये पार्ट का आंसर 2 आएगा, ठीक है। जब कैपेसिटेंस रखोगे एक्सी लगाओगे तो सी आ जाएगा, और जब एक्स लगाओगे तो एल आ जाएगा। और दूसरे पार्ट में पूछा हाउ मच प्योर रेजिस्टेंस वुड बी इंड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ द अबव डिवाइस दैट लैम्प का, मतलब ऊपर कैपेसिटर इंडक्टर की जगह पे अगर तुम एक रजिस्टर लगाते हो तो फिर उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बताया हूँ R प्लस R1। एंड थर्ड करा विच इज मोर इकोनॉमिकल, तो इंडक्टर इज मोर इकोनॉमिकल। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? ओके, इसके बाद यस क्वेश्चन नंबर 17। A coil draw a current of 1 ampere and a power of 100 watt from AC source. A coil draw a current of 1 ampere. 1 ampere current है, power of 100 watt from AC source of 110 वोल्ट। RMS वोल्टेज 110 दिया गया, एंड फ्रीक्वेंसी जो है 5√20 अपन पाई है, 5√20 अपन पाई है। फाइंड द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस L पूछ रहा और R की वैल्यू पूछ रहा इस सर्किट में। तो देखो पावर जो होता है, पावर इट इज I स्क्वायर RMS R। तो I 1 है, I स्क्वायर RMS R, I RMS 1 है इंटू R की वैल्यू 100 आ गई। अब देखो, और ये जो होता है IRMS बराबर एक और फॉर्मूला होता है VRMS अपॉन एम्पीडेंस Z होता है R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। XL क्या होगा ओमेगा L, दैट इज 2 पाई F 5√22 अपॉन पाई ओमेगा इंटू L का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, L आ गया, और यहाँ से आ गया। 17 के बाद 22 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 300 मीटर कैन बी ट्रांसमिटेड एट ट्रांसमिशन सेंटर। अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर इतना इज अवेलेबल। कैलकुलेट इंडक्टेंस रिक्वायर्ड टू कॉइल फॉर रेजोनेंट सर्किट। अच्छा, सर्किट रेजोनेंस करने के लिए 300 मीटर वेवलेंथ 300 मीटर। सर्किट को रेजोनेंस करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज ओमेगा की जो वैल्यू होती है, याद करो ओमेगा रेजोनेंस के लिए 1/√LC होता है। और ओमेगा जो होता है लाइट V बराबर एक फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू F लैम्डा। V लाइट की स्पीड है 10⁸। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उन्होंने वेवलेंथ दे रखी है 300 मीटर, तो फ्रीक्वेंसी इंटू 300, इससे फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आ गई तो 2 पाई F करोगे तो ये वाली वैल्यू मिल गई। अब 1/√LC निकालना है, और क्वेश्चन उन्होंने दे रखी है क्या, कैपेसिटेंस दिया गया 2.5 माइक्रोफैराड। बस वैल्यू प्लेस कर दो, तो 2 पाई F की जगह पे यहाँ से एन आप समझ गए √LC, तो यहाँ से F उठा के यहाँ रख देना और C उठा के यहाँ रखना, L सॉल्व किया जाएगा। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर ओके, इसके बाद मुझे पार्ट 2 बताओगे। पार्ट 2 में फिर ओपन कर रहा हूँ, जो डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद 7 8 9 10 8 11 12 13 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 20 24 25 23 26 सर 27 23
28, 29, 30, 38, 28, 29. 31, 32, 29. तो 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47, 48, 49, 50, 46. 51, 53, 54, 55, 56, 51. 57, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है ना, ये हम लोग तो उसमें डिस्कस करेंगे 56, पूरा। एसी हमने प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लिया ना, सर पूरा नहीं हुआ था तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। No, sir. सर, पूरा नहीं हुआ था इसमें सीआरपी की कोई क्लास में आप कर पूछना तो रहे थे। पूछिए, बता ही देता हूँ। 1 से लेके 4 तक, 5 to 6, 7 to 8, 9, 10, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में कोई पार्ट 2 में कोई डाउट मत बता दो अगर पूछना है तो। पार्ट 2 ओके। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में अब इसको डिस्कस करें। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में पार्ट 2 एक्सरसाइज में, इसमें तो पार्ट 2 7, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि AC वोल्टेज इज गिवन बाय दिस वन, द मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैलकुलेटेड ओवर द टाइम इंटरवल ऑफ t/2 सेकेंड, t/2 सेकेंड। तो ओवर टाइम इंटरवल ऑफ t/2 सेकेंड, तो देखो ये जो साइन का फंक्शन है ना, तो साइन का फंक्शन अगर तुम ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, तो आधा टाइम पीरियड में ये टाइम पीरियड आधा होता है, ये आधा टाइम पीरियड होता है। देखो एक टाइम अगर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि फाइनल एवरेज वैल्यू 0 नहीं आएगी इस इंटरवल में, क्योंकि एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाई टाइम होता है। एवरेज फंक्शन, एवरेज वैल्यू डिफाइन कैसे किया गया, अगर तुम देखो तो डिफाइन किया गया इस तरीके से, एफ डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल एवरेज होता है। एफ करंट वोल्टेज है और ये ग्राफ का एरिया होगा, एफ वर्सेस टी ग्राफ का एरिया। तो आधा टाइम में ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा तो नॉन जीरो होगा, लेकिन आधा टाइम पीरियड ये भी तो ले सकते हो ऐसा भी, इधर से इधर इसके बीच में, और इसके बीच में ले लिए तो फिर जितना ऊपर पॉजिटिव एरिया उतना नीचे नेगेटिव एरिया, तो एरिया 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई, तो फिर एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ये 0 भी हो सकती है, नेबर 0, और 0 भी हो सकती है और नहीं भी 0 हो सकती है, में 0 चलेगा इसमें। आंसर इज डी पार्ट, में चलेगा, बाकी तो सारी वैल्यू किसी इंटरवल में आ ही जाएंगी। 8 कह रहा है अप्लाई क्रॉस डीसी वोल्टेज रीडिंग विल बी 0। अच्छा, डीसी वोल्टेज को जब भी लगाओगे वो एवरेज वैल्यू पड़ती है, डीसी वोल्टेज एवरेज वैल्यू पड़ती है, और एसी डीसी वोल्टमीटर एवरेज वैल्यू पड़ती है, और एसी वोल्टमीटर आरएमएस वैल्यू पड़ती है। ये तुम्हें ध्यान रखना, एसी इंस्ट्रूमेंट आरएमएस वैल्यू पड़ती है, जबकि डीसी इंस्ट्रूमेंट एवरेज वैल्यू पड़ते हैं, और एवरेज वैल्यू तो किसी भी एसी सर्किट का 0 होता है, तो 0 आएगा, आरएमएस 0 नहीं होता है, बट एवरेज वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन एम्पिडेंस ऑफ एसी सर्किट व्हेन इट पावर फैक्टर चेंज फ्रॉम इतना टू इतना इज, द परसेंटेज इंक्रीज इन एम्पिडेंस ऑफ एसी सर्किट व्हेन इट्स पावर फैक्टर इज चेंज फ्रॉम इतना टू इतना। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे चलता है। पार्ट 2 का क्वेश्चन है 18, पावर फैक्टर का चेंजेस है 0.866 से 5 तक चेंज कर रहा है। परसेंटेज इंक्रीज इन एम्पिडेंस ऑफ एसी सर्किट, एम्पिडेंस
एम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस अच्छा पावर फैक्टर पॉजिटिव है, पावर फैक्टर पॉजिटिव है मतलब एक्सेल है, मतलब इसको एक्सेल जैसा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स इसके साथ लगा हुआ है, वो रिजल्टेंट ही एक्सेल मान लिया। सुनना तो क्वेश्चन में आर कांस्टेंट कह रहा है, तो Z1 बराबर क्या लिखोगे, आर का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर कर दो, और Z2 क्या लिखोगे, रूट आर का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर करोगे। परसेंटेज चेंज क्या होगा, एम्पीडेंस का परसेंटेज चेंज Z2 माइनस Z1 अपान Z1 इंटू 100, ये लिखेंगे। अब निकालते हैं। अच्छा पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R अपान Z1, R अपान Z1, और यहां से क्या आएगा पावर फैक्टर फॉर्मूला R अपान Z2। अब क्या, अब तो इसकी जरूरतें नहीं है, यही से आंसर आ गया। भाई Z2 निकाल लो, Z2 इज व्हाट, इट इज R अपॉन 5 एंड Z1 इज व्हाट, इट इज R अपॉन 0.8666। अब इसकी वैल्यू उठा के तुम इसे प्लेस कर दो, Z2 से R से R नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करके आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 23, frequency of AC source is n, the power with the frequency। Yes. AC source की frequency, the frequency of source of AC is the power vary with the frequency। बताता हूँ, देखो 23 में एक इक्वेशन लिखो ना, V नॉट साइन ओमेगा टी लिखो, करंट का फंक्शन लिखो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, पावर क्या होगा मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा V नॉट I नॉट, ये बनेगा साइन ए साइन बी, और 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। साइन ए साइन बी कितना होता है बताओगे, साइन ए साइन बी cos A minus B minus cos A plus कॉस ए माइनस बी, तो फाइव नॉट बन जाएगा, माइनस cos A cos minus ए B minus cos A plus B by 2। ये बनेगा, तो इससे पावर की वैल्यू होगी V नॉट I नॉट बाई 2 cos A plus B cos फाइव नॉट माइनस V नॉट I नॉट बाई 2 cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब कोई पूछे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी फ्रीक्वेंसी इस फंक्शन की फ्रीक्वेंसी होगी, इस फंक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा है, इसका मतलब अगर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो पावर की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो जाएगी। और ये कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ शिफ्ट कर रहा है ऊपर की ओर, तो जो ग्राफ ऐसे होगा ना, इसी ग्राफ को ये बता रहा है, एक शिफ्टिंग बता रहा है ऐसे ऐसे, तो शिफ्ट करके क्या फ्रीक्वेंसी बदल गई क्या, नहीं, इससे फ्रीक्वेंसी पे कोई मतलब नहीं होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा, दैट इज 2 ओमेगा, तो आंसर विल बी 2L। इसके बाद 28, in AC series circuit when the instantaneous source voltage is maximum, instantaneous current is 0, connected to the source may be pure capacitance, pure resistance। An AC series circuit when the instantaneous source voltage is maximum, instantaneous current is 0, तो इसका आंसर है ये पार्ट, ये पार्ट प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसमें रजिस्टर नहीं होना चाहिए, रजिस्टर इसलिए नहीं होना चाहिए, फेजर डायग्राम से तुम्हें समझा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, 1 सेकेंड, वो इसलिए कि ये ऐसे भी देखो समझ में आएगा, वोल्टेज अगर V नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट का फंक्शन क्या होना चाहिए, V नॉट कॉस ओमेगा टी होना चाहिए, तभी तो ये जब 1 अटेंड करेगा तो ये 0 अटेंड करेगा। इसका मतलब पावर फैक्टर एंगल कितना है, पावर फैक्टर एंगल 90 डिग्री बन गया, पावर फैक्टर एंगल इज 90 डिग्री, एंड पावर फैक्टर क्या होता है cos 90 डिग्री इज R अपॉन Z, R अपॉन Z, cos 90 इज 0, तो ये वैल्यू 0, तो ये कब 0 बनेगा,
जब आर की वैल्यू बनेगी 0, अगर cos 90 बराबर 0 है, आर अपान जेड की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स आर इज व्हाट, इट इज 0। रेजिस्टेंस उसके अंदर नहीं होना चाहिए सर्किट के अंदर, तभी जाके जब वोल्टेज 1 आएगा तो करंट 0 बनेगा। तो प्योर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इधर इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। 28.29 कह रहा प्योर रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट X when the connected AC source supply a peak voltage 220 give a peak current of 5 ampere। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा प्योर रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट X when connected to the AC peak voltage 220 वोल्ट give a peak current of 5 ampere। मतलब रजिस्टर्स को जब एक AC सोर्स से जोड़ते हो 220 वोल्ट का ये पीक वोल्टेज है, ध्यान रखना। तो जो पीक करंट आ रहा है दिस इज 5 एम्पियर, इसमें आई नॉट 5 एम्पियर आ रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस आर आना चाहिए इसकी वैल्यू कुछ और नहीं होगा, पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट, इट इज 200 अपॉन 5, ये 41 गया। अब क्या कह रहा है, सेकेंड सर्किट एलिमेंट Y when connected to the same AC supply also give the same value of peak current but current lagging behind 90 डिग्री। करंट लैग कर रहा है, करंट लैग किसमें करता है, इंडक्टर में। इसका मतलब जो एक्सेल होना चाहिए वो 40 होना चाहिए, सिर्फ 90 डिग्री की लैगिंग है, मतलब प्योर इंडक्टर है तभी करंट लैग कर रहा है, 90 लैग कर रहा है, तो एक्सेल 90 आना चाहिए। इफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ XY कनेक्टेड इन सप्लाई व्हाट विद द RMS वैल्यू। अब RMS वैल्यू पूछ रहा है, क्या करोगे, अब रेजिस्टेंस डाल दिए, इंडक्टर डाल दिया, सप्लाई वोल्टेज लगा दिया 200, ये पीक वोल्टेज है, तो आरएमएस वोल्टेज होगा इसका √2 से डिवाइड कर दो, √2 से, दिस इज 100√2 आरएमएस वोल्टेज हो गया। करंट क्या, आरएमएस वोल्टेज एंड डिवाइड बाई, क्योंकि उन्होंने आरएमएस करंट पूछी है, आरएमएस वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट एम्पीडेंस, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट, 40 स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। 13 कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट इज 2.2 एम्पियर, द पावर फैक्टर ऑफ द बॉक्स इज, बॉक्स का पावर फैक्टर बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 30, इस तरीके से बना होगा, 1/पाई हेनरी इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है, ये 100 है, इसी है, इस पे लिखा हुआ है 200 वोल्ट, 100 लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी, पाई पर सेकेंड, ये ओमेगा है बेसिकली, नहीं ओमेगा दिया हुआ है, 220 आरएमएस दिया गया ना, 220 आरएमएस है, ये 220 आरएमएस है, और ये ओमेगा लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है इस सर्किट का पावर फैक्टर बताइए, सिर्फ इतने का पावर फैक्टर बताइए। तो इसका पावर फैक्टर क्या लिखोगे, तो सिर्फ इसका लिखो, तो R100 ऐसे दिखाओगे, R100, और XC को तुम नीचे दिखाते हो, तो जब पावर फैक्टर आएगा दिस ऐसे चेंज कर दो, दिस एंगल cos phi इज नथिंग बट R अपॉन जेड, तो R100 अपॉन जेड बनेगा अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, XC निकले तो आंसर आ जाए। XC निकालने के लिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया है आरएमएस करंट 2.2 एम्पियर है, इसमें 2.2 एम्पियर का आरएमएस करंट जा रहा था, 2.2 इक्वल्स टू VRMS 220 डिवाइड बाई रूट ओवर R 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सए का स्क्वायर। एक्सएल निकाल सकते हो ओमेगा एल से, ओमेगा कितना है, ये है 100 पाई, और एल क्या है 1/पाई हेनरी। एक्सएल उठा कर रख देना, एक्सी आ जाएगा, एक्स उठा कर रखोगे cos phi की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज cos phi इज आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, in series resonant LCR circuit if L is increased by 25%,
C is decreased by 20%, then resonance frequency will be. तो इसमें कुछ नहीं है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पे देख लो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/√LC। तो ω1 L1 C1 कर दो, ω2 कितना आएगा 1/√। इंडक्टेंस कितना बढ़ गया 25% इंडक्टेंस बढ़ गया, तो इंडक्टेंस कितना हो गया, इट इज 25% का मतलब 1.25 L1 बन गया। एंड कैपेसिटेंस कितना डिक्रीज कर गया 20% डिक्रीज कर गया, मतलब हो गया 0.8 C1 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का चेंज क्या आएगा ω2 - ω1/ω1 इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज चेंज इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसके बाद 51 पे आते हैं। सर जो भी फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन था पावर और फ्रीक्वेंसी वाला, क्वेश्चन एग्जैक्टली डबल तो नहीं होगा ना पावर? सर जो भी फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन था पावर और फ्रीक्वेंसी वाला, वो एग्जैक्टली डबल तो नहीं होगा ना पावर? हाँ वो पूछा ये था क्या 23 क्वेश्चन सर था। जो हाँ भी यही है फ्रीक्वेंसी डबल होती है तो पावर कितने टाइम्स होगा वो पूछा था। 18 होगा नहीं। फ्रीक्वेंसी 23 क्वेश्चन था यस सर। एग्जैक्ट सर। डबल होगा एग्जैक्ट 2 मेगा है ना। सर एग्जैक्ट डबल तो होगा नहीं कुछ। पावर की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट 2 यस मेगा सर होगी ना। पावर सर। सर पावर वेरी फ्रीक्वेंसी ये पूछा है ना सर। पावर वैरी विद द फ्रीक्वेंसी, ये जब पावर वैरी कर रहा है ये किस फ्रीक्वेंसी से वैरी कर रहा है। सर पावर वेरीज विद फ्रीक्वेंसी ये पूछा है ना तो सर। अच्छा यस सर। ओके इसके बाद अच्छा 51 कह रहा है कि कैपेसिटर यस इज सर। परफेक्ट इंसुलेटर फॉर कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट तो गलत कह रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट लगाओगे तो कैपेसिटर से करंट फ्लो ही करता है। कैपेसिटर लगा नहीं होता क्या एसी सर्किट में, एसी सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है, तो प्योर इंसुलेटर कैसे बनेगा, गलत कह रहा है। वेरिएबल डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट एज वेल एज अल्टरनेटिव। सी पार्ट भी गलत है, बी पार्ट भी गलत है, ये पार्ट सही है। कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, कैपेसिटर पे जब डायरेक्ट करंट लगता है ना, कैपेसिटर पे जब डायरेक्ट करंट लगेगा, डायरेक्ट करंट कैपेसिटर पे कांस्टेंट वोल्टेज का होगा। हाँ जब फुली चार्ज हो जाएगा तो इससे करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, तो इंसुलेटर बन गया। चार्ज हो जाएगा। वेरिएबल डीसी क्या होता है? जिसमें वैल्यू चेंज हो यस रही है, वोल्टेज चेंज हो रही है। तो जब सर वोल्टेज चेंज वेरिएबल होगा तो डीसी क्या कैपेसिटर होता को है? भी फुली चार्ज ही नहीं हो पाएगा ना, बताओ। जब कैपेसिटर को भी फुली नहीं चार्ज हो पाएगा तो इंसुलेटर कैसे बन पाएगा, करंट का फ्लो हमेशा होने देगा, बताओ। यस ओके इसके बाद यस पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 में आते हैं। अब तुम पूछ सकते हो इसके क्वेश्चंस भी। सर 56 बताना था। 56 बताता हूँ। 56 में कह रहा है कि एन एसी एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। सर 56 भी बताना था। ठीक है, व्हेन given a direct constant current passing through the circuit, the AC ammeter read 3 ampere. When alternative current through AC 4 ampere, the reading of ammeter if DC and AC flow through the circuit। 56 वही क्वेश्चन जो शुरू में नहीं था क्वेश्चन, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। देखो AC ammeter when give a direct current passing through the circuit 3 ampere, 3 ampere फ्लो करता है। ठीक है, तो जो करंट का फंक्शन है वो 3 एम्पियर I1, और जो I2 है व्हेन अल्टरनेटिव करंट पासिंग थ्रू द सर्किट द एसी एमीटर रीड 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का मतलब वो आरएमएस वैल्यू रीड कर रहा है, 4 एम्पियर आरएमएस है, आरएमएस है। तो पीक वैल्यू क्या होगा 4√2 होगा। द रीडिंग ऑफ अमीटर इफ डीसी एंड एसी फ्लो थ्रू द सर्किट साइमल्टेनियसली। अब कह रहा है कि हो जाएगा तो जो करंट का फंक्शन बनेगा दिस इज 3 + 4√2 एंड साइन मेगा टी बनेगा। ठीक है, अब इसकी सर हो कुछ जाएगा RMS वैल्यू रनिंग। बताइए, निकाल लोगे ना। यस। इसके बाद एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में आने के लिए एक बार मैं तुमसे मार्क यस करवा लूं। यस क्वेश्चन नंबर 1 से 4
क्वेश्चन नंबर 6 to 8। ये ना वो PYQ से किए हैं तो इसका सीक्वेंस नहीं याद है, उसी समय कर लीजिएगा, अभी एक्सरसाइज के पार्ट 2 कर लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। ये ना वो PYQ से क्वेश्चन नंबर किए 1 हैं तो इसका सीक्वेंस नहीं याद है, उसी 2 समय कर लीजिएगा, अभी एक्सरसाइज पार्ट की 2 पार्ट 2 कर 1 लीजिए। to 4 5 to 8। Correct, value of R is changed, then 10th voltage across L remains same, सर 7th voltage across C remains same। सुनो क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है IRMS, वोल्टेज अक्रॉस C रिमेन चेंज इतना, वोल्टेज ऑफ R चेंज, वैल्यू ऑफ R। देखो वोल्टेज, एक बात बताता हूं, वैसे ही बाकी चेक करना। L के अक्रॉस वोल्टेज ये होगा 1/IRMS XL। IRMS क्या होता है, IRMS होता है VRMS अपॉन Z। जेड में क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर इंटू XL करोगे। देखो जब तुम R को बदलोगे, बाकी कीपिंग एवरीथिंग इज कांस्टेंट, R को चेंज करोगे तो वोल्टेज भी बदलेगा ही, ऑफ कोर्स बदलेगा। गलत कह रहा है, वोल्टेज अक्रॉस C रिमेन सेम, गलत कह रहा हूं भैया, यहाँ पे XC लगाओगे ना, XC R, वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन रिमेन सेम, LC कॉम्बिनेशन ये भी गड़बड़ कर जाएगा, क्योंकि LC कॉम्बिनेशन बनेगा XL माइनस XC बन जाएगा, तो R बदलोगे तो भी बदलेगा, भी गलत कह रहा है। वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन चेंज, ऑफ कोर्स चेंज करेगा, तो आंसर इज 4 पार्ट। देखो R बदलेगा तो ऊपर के सारे टर्म क्या सर आंसर 3 दिया हुआ है। सी गलत कह रहा है, एकदम चेंज करेगा। सर आंसर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 9 सर आंसर 10 3 दिया हुआ है। 10 में कह रहा है कि इन सोन इन द फिगर AC सोर्स गिवन बाय दिस वन, वोल्टेज नेग्लेक्टिंग द सोर्स, रेजिस्टेंस वोल्टमीटर अमीटर रीडिंग विल बी इन सर्किट गिवन AC सोर्स क्या सर्किट हाँ तो गलत है, छोड़ दो। सर 11 फिगर ही नहीं है। 12 13 14 सर्किट ही नहीं, सर फिगर ही नहीं दिया हुआ है। 18 18 18 में कह रहा है कि an AC main supply give a voltage इतना, what would be the average EMF during the positive half cycle, 18 इतना है ना एवरेज EMF। अच्छा एवरेज EMF की वैल्यू यानी एवरेज वोल्टेज की वैल्यू, ये हमने पढ़ाया था तुमको, फुल वेव रेक्टिफायर जब पढ़ा रहा था ना, फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा फंक्शन बताया था, तो इसकी एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में, हाफ फुल वेव रेक्टिफायर ऐसे बन जाता है ऐसे, तो आधा साइकिल में एवरेज वैल्यू EMF ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू जो बनेगी ना, ये वैल्यू आती है 2I0 अपॉन पाई एवरेज वैल्यू, ये निकाल के देख लेना, इंट्रोगेशन करके लिखवाया भी मैंने, 2I0 अपॉन पाई, इसका आंसर होगा 2V0 अपॉन पाई, तो 2V0 अपॉन पाई मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, दैट इज 198 19। हाँ सेमीकंडक्टर में नहीं करवाया था तुमको हाफ फुल वेव रेक्टिफायर, या इस उसमें एक जगह एवरेज वैल्यू करवाई सर थी, वो सेमीकंडक्टर 2V0 अपॉन पाई लिखवाया था, हाफ वेव का I0 अपॉन पाई या फुल वेव का 2V0 अपॉन पाई, वो यही से मिल जाएगा। रीजन है ना कि तुम्हें एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस फंक्शन की ऐसे, तो क्या करोगे, फंक्शन का एवरेज वैल्यू होती है v dt डिवाइड बाई dt का इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक, हाफ टाइम पीरियड है ना, तो जीरो से लेके कहां तक, पाई बाई ओमेगा तक, जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा तक इंटीग्रेट करोगे। अब v का फंक्शन क्या लिखोगे, v0 sin ओमेगा t रख दो, तो इसकी वैल्यू उठा के तुम यहाँ पे रख देना, और ये एवरेज वैल्यू निकालना, ये पूरी वैल्यू आती है तुम्हें आएगी 2I0 अपॉन पाई बराबर आ जाएगी, 2V0 अपॉन पाई आ जाएगा। सर ये आरएमएस वैल्यू दी हुई है ना, हाँ आरएमएस वैल्यू दी गई है, तो सर ये आरएमएस वैल्यू दी हुई है ना, V0 और यहाँ से V0 आएगा 220√2, ठीक ये आएगा, तब तो हो सकता है 56 आ जाए। 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, सही है 29 वाला 29। ये कह रहा है कि when AC source of EMF इतना ही सही है connected, 29 वाला the phase difference between the EMF and current I observed by pi by 4, ठीक है, pi by 4 के बराबर है। if the current consists probably only RC होगा या RL होगा या LC होगा। रिलेशनशिप तो देखो t बराबर 0 पे ही देख लो, करंट की वैल्यू पॉजिटिव 0 है, वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव है। t बराबर 0 पे करंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और वोल्टेज नेगेटिव है। इसका मतलब करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। करंट लीड किस में करता है, करंट लीड करता है आरसी सर्किट में, करंट लीड करता है। आरएल में वोल्टेज लीड करता है, ये लीड करेगा। दूसरी चीज एलसी नहीं होगा, रीजन एलसी इसलिए नहीं होगा कि एलसी सर्किट होगा तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री बनेगा। अगर सिर्फ एलसी होता फेज डिफरेंस 90 बनता, जबकि उन्होंने कहा है कि पाई बाई 4 है, मतलब ये पाई बाई 4 का फेज डिफरेंस है। तो आप 100% श्योर कि सर्किट इज आरसी। अब क्या होता है फॉर्मूला, फेज डिफरेंस कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, तुम लिखोगे आर अपान जेड, आर अपान जेड, जेड की जगह पे क्या लिखोगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये लिखोगे। अभी 1/√2 बनेगा, तो 1/√2 बनेगा, स्क्वायरिंग कर दो तो √2, तो इससे आर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू एक्सी। 2 बनेगा ना स्क्वायरिंग, तो आर बराबर एक्सी बनेगा। अब तुम्हें इसमें चेक करना है कि आर और एक्सी की वैल्यू किस केस में सेम आएगी। तो देखो ये R1 है ना, R1 है, बाकी तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकता, इन्हीं में से कोई एक होगा, तो निकाल सकते हो ना कॉम्बिनेशन। R को 1 पुट करो, यहाँ पे 1 किलो पुट करो, 1 किलो। और XC क्या होता है, XC होता है 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा, ओमेगा होता है 2πf, f क्या दिया उन्होंने 100 दिया है, 2πf इंटू C, तो इसे C की वैल्यू आ जाएगी, ये 1/2 नीचे आएगा ना और C इधर जाएगा। सर वो ओमेगा 100 दिया हुआ है। हाँ गलत है, ओमेगा इज 100 दिया गया। सर वो ओमेगा 100 दिया हुआ है। ओमेगा इज 100, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 10 आएगा ना, तो आंसर इज ये पार्ट 10 माइक्रोफैरड बन जाएगा, क्योंकि C की वैल्यू आएगी 10⁻⁵ फैरड, तो माइक्रोफैरड में 10 माइक्रोफैरड बनेगा। ओके 30th, सर एक बार पार्ट 2 का 53 दे दीजिए, शोक करना। पार्ट 2, सर एक बार पार्ट 2 का 53 देख लीजिए, 50, शोक कॉर्नर। 53 ये अच्छा coil is preferred to a rheostat in AC circuit। 53 हाँ, a choke coil is preferred to a rheostat in AC circuit as consume almost zero power, it increase current, Yes. increase voltage, increase, consume almost zero power, यही सही है। चोक कॉइल के लिए का काम क्या है, चोक कॉइल का काम है कि अपने ऊपर कुछ वोल्टेज ले लेना, जिसकी वजह से जो तुम्हारा प्रेसियस इंस्ट्रूमेंट है उस पर कम वोल्टेज जाए ताकि वो जल ना पाए, ठीक है। तो एक काम करेगा। दूसरा इसका फायदा है, चोक कॉइल इंडक्टर्स होते हैं, इंडक्टर कभी एनर्जी लॉस नहीं करता है, तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक बिल जो तुम्हें कम पे करना पड़ेगा। सिर्फ एनर्जी लॉस तुम्हारे प्रेसियस इंस्ट्रूमेंट में होगा, इंडक्टर में नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई वी यूज इंडक्टर। बात समझ में आया? जबकि रियोस्टेट्स तुम यूज करते, रेजिस्टेंस लगाते, तो उसमें एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाता, और इंडक्टर में एनर्जी लॉस नहीं होता है। इंडक्टर एनर्जी स्टोर करके रखे रहता है, वो खत्म नहीं करता है, डेसिपेट नहीं करता है। डेसिपेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेसिपेट नहीं करता है। तो इसी सर्किट पे रियोस्टेट्स लगाओगे कि चोक कॉइल लगाओगे, तो बेटर है कि हम चोक कॉइल लगाएंगे। बात समझ में आया? ठीक है। इसके बाद एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग डिस्कस करेंगे